जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। आइए दोस्तों, आज ये हमारा सेशन साइंस का है, जहां पर हमने साइंस के अध्याय फर्स्ट जो NCERT है दोस्त, 9th क्लास का अध्याय फर्स्ट हमारे आसपास पदार्थ, हमने उसे शुरू कर दिया है और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमने पदार्थ के अवस्थाओं को समझा था, ठोस, द्रव, गैस सभी के बारे में। और हमने पिछले सेशन में दोस्त आपको ठोस अवस्था के बारे में बखूबी अच्छे से समझाकर उसका नोट्स आपको लिखवा दिया था। कैसे नोट्स तैयार करना है हमने पिछले सेशन में अच्छे तरीके से आपको बताया है दोस्त। आप वहां पर जाएं और समझें और अच्छे तरीके से देखें। आइए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम दोस्त आपको द्रव अवस्था का जो पदार्थ का दोस्त है यहाँ से हम आपको नोट्स लिखाना चालू करेंगे और अंत में हम लोग प्रश्नावली करेंगे और यहाँ पर अपना सेशन समाप्त करेंगे। तो सेशन शुरू होने जा रहा है दोस्त। प्लीज़ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं। हमने ये नोट्स देख लिया था दोस्त बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से इसे हमने समझा भी था और बना भी लिया था। इस प्रकार ये भी पदार्थ का विलायक गुण भी हमने समझ लिया था। और हम पढ़ रहे थे पिछले सेशन में पदार्थ की अवस्थाएं, जहाँ पर हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस की अवस्था को पढ़ लिया था, समझ लिया था अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को समझ लिया था दोस्त। अब हमारा नोट्स लिखाने का समय है दोस्त। हम ठोस अवस्था लिखा चुके हैं, अब आइए चलते हैं द्रव अवस्था की तरफ। नोट्स कैसे लिखना है दोस्त, आप पिछले सेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद ही नोट्स यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। आइए चलते हैं दोस्त, लिखिए द्रव अवस्था। अब बखूबी लिखेंगे 1.3.2 द्रव अवस्था। ये दोस्त आपका NCERT का ये 1.3.2 जो है, ये NCERT से हम एक एक बिंदु को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भी खोजने और समझने में परेशानी न हो NCERT से। तो आप लिखेंगे दोस्त 1.3.2 द्रव अवस्था। लिखने के बाद दोस्त उसके नीचे लाइन में लिखेंगे निम्नलिखित बिंदुओं से हम द्रव अवस्था को पहचान सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से हम द्रव अवस्था को पहचान सकते हैं। अब आइएगा दोस्त, अब उसके जो हमने आपको लाइन लिखाया उसके आगे इस प्रकार सिंबल दे दीजिए, इस प्रकार सिंबल दे दीजिएगा। और उसके जस्ट नीचे लाइन में आप लिखिएगा दोस्त फर्स्ट। क्या लिखिएगा? फर्स्ट, ऐसे करके लिखिएगा। फर्स्ट में क्या लिखना है दोस्त, आइए बताते हैं आपको। लिखिएगा दोस्त फर्स्ट में, फर्स्ट जिस प्रकार ये बताएं दोस्त, इस प्रकार आप लिखकर इसके आगे लिखिएगा। लिखिए द्रव अवस्था की अनिश्चित आकार, द्रव अवस्था की अनिश्चित आकार एवं ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये क्या होता है दोस्त? निश्चित आकार क्यों कहते हैं इनको? द्रव अवस्था को निश्चित आकार क्यों बोला जाता है? ये दृढ़ क्यों नहीं होते हैं? ये सब हम आपको पिछले सेशन में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ आप नोट्स बना रहे हैं, हम आपको लिखा रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं। हमने इसको बखूबी अच्छे पिछले सेशन में समझ कर रखा है। अब नेक्स्ट नीचे लाइन में सेकंड नंबर दीजिएगा दोस्त और लिखिए नीचे उसके लिखिएगा द्रव अवस्था की आयतन स्थिर होता है। द्रव अवस्था की आयतन स्थिर होता है। नीचे लिखिए, थर्ड पॉइंट डालिए दोस्त, जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दोस्त, द्रव अवस्था वाले पदार्थ के अंतर्गत बहाव अथवा उन्हें हम तरल कहते हैं। लिखिएगा द्रव अवस्था के अंतर्गत बहाव होता है, इसलिए उन्हें हम तरल कहते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। द्रव अवस्था पदार्थ के अंतर्गत बहाव होता है, इसलिए उन्हें हम तरल कहते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट रहा दोस्त। अब नीचे स्टार कर ये एक एक
नीचे लाइन आप लिख रहे हैं दोस्त, एक ही में नहीं लिखना है, एक ही में लिखेंगे फिर आपको रिवीजन करने में काफ़ी तकलीफ होगा, थोड़ा पेज लगेगा लेकिन एक अच्छा नोट्स तैयार होगा ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सकें। अब नीचे लाइन में लिखेंगे दोस्त, नीचे लाइन में उसके जस्ट नीचे लाइन में लिखिएगा स्टार देके इस प्रकार स्टार दीजिएगा, लिखेगा कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण, इस प्रकार लिखिएगा स्टार देकर कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इसके आगे ऐसे दे दीजिएगा चिन्ह, इस प्रकार चिन्ह दे दीजिएगा। अब उसके नीचे लिखिएगा दोस्त पहला नंबर में क्या लिखिएगा, ऐसे कर पहला नंबर। ध्यान रखें ये अभी हमारा द्रव अवस्था चल रहा है, क्या चल रहा है, द्रव अवस्था का हम क्या नोट्स बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्त ये टोटल एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड पर आधारित है, एक भी आपको बाहर का वर्ड नहीं मिलेगा और नहीं इससे आप सोचेंगे कि एनसीईआरटी का कुछ छूट गया, तो ऐसा भी आपको कहीं नजर नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड केंद्र में लेकर चल रहे हैं। लिखिएगा पहला बिंदु दोस्त, विसरण। विसरण क्रिया क्या होता है दोस्त, हम आपको अच्छे से समझा रखे हैं पिछले सेशन में। आप पिछले सेशन को देखते रहिएगा, देखकर ही आगे का जो सेशन है देखिएगा, ताकि ये सभी उससे लिंक है। देखिएगा दोस्त, विसरण क्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होती हैं। विसरण क्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होती हैं। सेकंड पॉइंट, ये सब समझा दिए हैं दोस्त आपको, यहाँ पर सिर्फ हम आपको लिखवा रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझें कि सर तो कुछ समझा नहीं रहे हैं सिर्फ लिखवा रहे हैं, नहीं। हम इसके पिछले सेशन जो आप देखिएगा साइंस का दोस्त, प्लेलिस्ट आप देखिएगा एनकेएस चैनल पर जाइएगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें साइंस का जो है दोस्त, उसमें वो भी एक एक के बाद आप लेक्चर देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखिएगा दोस्त, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, और हमने बता रखा है कि विसरण की दर सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है। क्यों होता है सब बता कर रखे हैं आपको दोस्त। अब लिखिएगा, अभी क्या लिखें आप, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। नीचे लिखिएगा दोस्त, ये आप लाइन लिख दी है, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। नीचे लिखिएगा पॉइंट का, ये जो आप अधिक होती है लिखे है ना दोस्त, यहाँ पे अधिक होती है क्योंकि लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्योंकि में बड़ी की रहेगा, शायद छोटी की ही रहेगा दोस्त। क्योंकि नीचे लिखकर क लिखिएगा। अब ये सब हम समझा कर रखे हैं, कुछ बताने वाले नहीं, दो अब पिछले सेशन में जाइए अच्छे तरीके से समझें। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं सर कुछ समझा नहीं रहे, नहीं, हमने पिछले सेशन में आपको वो भी अच्छे तरीके से समझा कर रखा है। लिखिएगा क पॉइंट, रिक्त स्थान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। रिक्त स्थान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा, द्रव के अपेक्षा, यानी कि ठोस में सबसे कम स्थान आपको रिक्त स्थान मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा अधिक रिक्त स्थान द्रव में मिलेगा, उसके बाद गैस में मिलेगा। तो आप पहला लिखिएगा रिक्त स्थान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। ख में लिखिएगा दोस्त, कण स्वतंत्र होते हैं। कण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कण क्या होते हैं दोस्त, स्वतंत्र होते हैं। ये आपका द्रव अवस्था का दोस्त टोटल नोट्स जो भी है दोस्त आप समझ चुके हैं। ये द्रव अवस्था आप बखूबी अच्छे से समझ लिए हैं, और द्रव अवस्था का आप नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। अब आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाला है दोस्त। एनसीईआरटी का कोई एक भी पॉइंट नहीं है जो आपके नज़रों से आपके बिना कॉपी में लिखे पार हो गए हैं, सब कुछ है आपके पास। अब चलिए आते हैं गैस अवस्था में दोस्त। लिखिएगा, पॉइंट डालिएगा। अब ये आपका द्रव अवस्था का हो गया। अब उसके और नीचे आइएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे आइएगा दोस्त, लिखिएगा हम आपको नोट्स तैयार करा रहे हैं दोस्त, एक बहुत ही अच्छे लेवल में, जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी आएगी आपको। लिखिएगा 1.3.3 गैस अवस्था, 1.3.3 गैस अवस्था। उसके नीचे लिखिएगा दोस्त, गैस अवस्था को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। गैस अवस्था को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। आप उसके आगे ऐसे चिन्ह दीजिए, और
फर्स्ट में लिखिए दोस्त, फर्स्ट में लिखिए ऐसे कर कर, फर्स्ट में लिखिए गैस अवस्था का अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होते हैं। गैस अवस्था का अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन होते हैं। जल्दी जल्दी लिखेंगे दोस्त, सेकेंड कर कर लिखिएगा। ये सिरिंज के क्रियाकलाप है दोस्त। हम पिछले सेशन में आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझा कर रखा है कि सिरिंज के क्रियाकलाप हम किए थे तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकाले थे, ये हमने आपको समझा कर रखा है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा दोस्त, इनकी संपीड़ितता अधिक होती है। इनकी संपीड़ितता कैसे लिखा जाता है दोस्त, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी संपीड़ितता अधिक होती है। जैसे मैं लिखिएगा CNG LPG और जीव जंतु से संबंधित, जीव जंतु से अब लिखिएगा जैसे में दोस्त CNG, LPG, जीव जंतु से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित ऑक्सीजन का लेना, जीव जंतु से संबंधित ऑक्सीजन का लेना, जीव जंतु से संबंधित ऑक्सीजन का लेना। ये सब हम पॉइंट आपको पिछले सेशन में समझा चुके हैं दोस्त। अब इसी में लिखिएगा दोस्त, नीचे जस्ट लिखिएगा ज़्यादा आयतन वाले गैस को, लिखिएगा दोस्त ज़्यादा आयतन वाले गैस को कम आयतन में, ज़्यादा आयतन वाले गैस को कम आयतन में, ज़्यादा आयतन वाले गैस को कम आयतन में हम रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। ये सभी दोस्त ये मत समझिएगा कि क्या लिखा रहे हैं सर, आप जब पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बखूबी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखा रहे हैं दोस्त। अब आइए दोस्त, अब इसी में नीचे पॉइंट लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे हम सभी ठोस में लिखें, द्रव में लिखें, उसी प्रकार अब गैस में लिखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रकार आप स्टार देकर नीचे वाला लाइन से लिखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लिखिएगा दोस्त पहला पॉइंट में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में नीचे पहला पॉइंट में लिखिएगा कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। कणों की गति, ये किसका बात हो रहा है दोस्त, किस कण का बात हो रहा है, गैस के कण का बात हो रहा है। ध्यान में रखिएगा ये गैस की, अगर गैस का जो अवस्था है पदार्थ की, उसके कण के बारे में बात हो रहा है, सभी के कणों के बारे में बात नहीं हो रहा है। लिखिएगा कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। लिख लिए। अब नीचे आइएगा लाइन में दोस्त 2 लिखिएगा। जैसे आप ये फर्स्ट पॉइंट लिखें उसी तरह आप इस प्रकार 2 करके लिखिएगा। लिखिएगा एक वर्ड है दोस्त, उसको लिखिएगा गैसीय दबाव। लिखिएगा कुछ इस प्रकार लिखाएगा, देखिए गैसीय दबाव, इस तरह पॉइंट लिख लीजिएगा। अब इसको हम परिभाषा लिखा रहे हैं दोस्त, क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम अच्छे तरीके से आपको बखूबी अच्छे तरीके से पिक्चर के साथ पिछले सेशन में दिखा चुके हैं दोस्त। लिखिएगा दोस्त, जब, देखिए गैसीय दबाव का परिभाषा लिखा रहे हैं, जब गैस के कण, जब गैस के कण किसी बंद डिब्बे में, जब गैस के कण, जब गैस के कण किसी बंद डिब्बे के दीवार पर, किसी बंद डिब्बे के दीवार के इकाई क्षेत्र पर, इकाई क्षेत्र पर, इकाई क्षेत्र क्या है हम बखूबी आपको अच्छे से समझा रखे हैं दोस्त। इकाई क्षेत्र पर जब गैस के कण किसी बंद डिब्बे के दीवार पर, दीवार के, किसी बंद डिब्बे के दीवार के इकाई क्षेत्र पर बल लगाते हैं, इकाई क्षेत्र पर बल लगाते हैं, तो उसे हम गैसीय दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम गैसीय दबाव कहते हैं। हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझा कर रखा है दोस्त। आप देखेंगे तो जो दाब होता है दोस्त, जो दाब होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि अगर, और दाब का यूनिट क्या होता है, पास्कल। क्या होता है दोस्त, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। लेकिन जब आप एटमॉस्फेयर का बात कीजिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दाब का बात कीजिएगा तो 1 पास्कल होता है। क्या होता है, अब पास्कल होता है। दाब का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट पास्कल। लेकिन आप जब वायुमंडल का बात कीजिएगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से, यानी वायुमंडलीय दबाव का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्त, जब वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं दोस्त, उसका जो प्रेशर होगा उसको हम यूज करते हैं, उसका नाम, उसको क्या हम डिनोट करते हैं दोस्त, ATM लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं। अगर आप इसका मान लिखना चाहेंगे दोस्त,
1 ATM बराबर, आगे आएगा दोस्त हम आपको बताएंगे, अब एक नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं, 1 ATM बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल को PA से डिनोट किया जाता है, जैसे न्यूटन को N से डिनोट किया जाता है, फोर्स को F से डिनोट किया जाता है, उसी तरह पास्कल को PA से डिनोट किया जाता है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, एक बार समझा चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार आपको समझा दे रहे हैं। गैसीय दबाव मतलब किसी भी बंद डिब्बे में अगर गैस उसके अंदर बंद है दोस्त, तो उसका क्या, जैसे ये कण है और ये इसका दीवार है, समझिए डिब्बे का। अब इसके इस इकाई क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, इस दीवार के जो डिब्बा है इसका दीवार जो है, छोटा वाला दीवार है दोस्त, इस जो इकाई क्षेत्र है दोस्त, ये इकाई यानी एक इकाई क्षेत्र पे इस कण के द्वारा जो भी बल लगेगा उस इकाई क्षेत्र पे, तो उसका क्या हो जाएगा? दबाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दबाव हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं दोस्त, गैस अवस्था लिख लिए, समझ लिए, द्रव अवस्था लिख लिए, समझ लिए, और ठोस अवस्था भी समझ लिए और लिख भी लिए। अब आइए चलते हैं, ये हम बखूबी आपको पिछले सेशन में बता कर रखे हैं दोस्त, ये भी हम आपको देखिए यहीं पर आपको समझाए थे कि ये किस प्रकार, ये कोई पार्टिकल है और ये दीवार पर लगा रहा है, ये इस दीवार पर लगा रहा है, ये पार्टिकल इस दीवार पर लगा रहा है, यानी कई क्षेत्र पर ये बल लगा रहे हैं। तो इनका ये जो गैस के अणु हैं यानी कण हैं, तो इनको हम गैसीय दबाव का नाम देते हैं। अब आइए चलते हैं दोस्त, अपना हमारा नोट्स तैयार हो गया है ठोस द्रव गैस का। अब उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करेंगे और यहाँ पर अपना सेशन को समाप्त करेंगे। आइए जल्दी जल्दी समझते हैं दोस्त। देखिए क्या कह रहा है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व, इसने पहले बता दिया है। क्या कह रहा है दोस्त कि घनत्व किसे कहा जाता है, इसने पहले ही कह दिया है, किसी भी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कोई आयतन है, कोई एक इकाई आयतन है, उस पर कितना दबाव, उसका कितना द्रव्यमान है। जैसे ये एक इकाई है, देखिएगा ये एक इकाई आयतन है कोई, अब इस पर कितना द्रव्यमान है, इस पर कितना द्रव्यमान है, उसको हम घनत्व का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्त? घनत्व का। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कुछ समझिएगा दोस्त, यहाँ पर समझिएगा, अगर आप कोई भी घनत्व लिखते हैं तो घनत्व का फॉर्मूला ये होता है दोस्त, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। अब देखिएगा, अगर हमारा द्रव्यमान है जो दोस्त वो बढ़ेगा तो हमारा आयतन भी बढ़ेगा। अगर ये अपना घनत्व बढ़ेगा, अगर हमारा द्रव्यमान ये बढ़ेगा दोस्त, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो हमारा घनत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब हमारा आयतन बढ़ेगा दोस्त, जब ये आयतन हमारा बढ़ेगा, ये जब आयतन बढ़ेगा हमारा, तो ये घनत्व क्या होगा? कम होगा। क्या होगा दोस्त? कम होगा। तो इसे आप लिख लीजिए, इसे आप नोट्स में नीचे जहाँ नोट्स आप लिख रहे हैं उससे नोट्स ऐसे लिखिएगा दोस्त, जहाँ आप नोट्स बना चुके हैं उसके नीचे वाले लाइन में लिखिएगा, ऐसे स्टार कर कर नोट्स लिखिएगा। नोट्स क्या लिखेंगे दोस्त? नोट्स। इस प्रकार लिखिए और यहाँ से 1 नंबर दीजिए, 1 नंबर दीजिए और ये फॉर्मूला लिखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, ये लिखिए। और उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद दोस्त ये आप लिखिए, और लिखने के बाद जब ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो नीचे लिखिएगा घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान। क्या है दोस्त? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि अगर आप द्रव्यमान का मान बढ़ा रहे हैं तो घनत्व का मान भी बढ़ेगा। और नीचे ये फॉर्मूला लिखने के बाद का बात बता रहे हैं दोस्त, और नीचे लिखिएगा फिर घनत्व बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आ जाता है? आयतन। क्या आ जाता है? आयतन। क्या आ जाएगा दोस्त? आयतन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इनवर्सली जब ही शब्द आ जाएगा दोस्त, यानी कि उल्टा उसका होगा, यानी कि अगर घनत्व तो बढ़ेगा, अगर देखिएगा यहाँ पर हमने क्या बताया, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। यहीं पर अगर ये आयतन यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर घनत्व क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। अब आइए दोस्त देखते हैं, और ये क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि इनको घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी कि जो घनत्व किस बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा उसके बाद एक सेकंड दोस्त, आइए हमारा क्या कह रहा है दोस्त, देखिएगा हमारा क्या कह रहा है कि ये आपको क्या करना है, बढ़ते हुए घनत्व में, यानी कि पहले छोटा बड़ा उसके बाद बड़ा उसके बाद सबसे बड़ा। यानी कि अब आइए हम समझने का कोशिश करते हैं दोस्त। आइए देखिएगा,
वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चौक है, रुई है और लोहा है। अब देखिएगा दोस्त, अब सबका मान तो हमको मालूम है नहीं, ध्यान से समझिएगा, सबका मान तो हमको मालूम है नहीं कि किसका घनत्व तो कितना है। वायु का 2 है, चिमनी का 3 है, चिमनी का जो धुआं 3 है, लोहे का 4 है। ऐसे तो हमको जानकारी तो है नहीं मान उसका, तो हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि किसका आयतन जो होगा, जो अपना घनत्व तो होगा दोस्त, हमको फाइनली घनत्व तो निकालना है। तो घनत्व को हमको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो हम कैसे समझेंगे कि घनत्व किसका अधिक है किसका कम है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान फोकस करेंगे, क्योंकि हमको ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्त, इसका हम द्रव्यमान एज्यूम कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं कि द्रव्यमान किसका अधिक हो सकता है, ये समझ सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट इनका मान तो हमको याद नहीं है कि उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को चेक करेंगे। तो आइए देखिए, वायु का देखिए, वायु का द्रव्यमान इन सब में से क्या कम होता है या किसी में से ज़्यादा होता है। तो देखिए, वायु और एक चिमनी वाला धुआं है। तो अब देखिएगा दोस्त, जो वायु होता है, जो नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं दोस्त, और एक चिमनी का जो धुआं होता है, अब किसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा दिखाई देता है। जो चिमनी का धुआं निकलता है उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा दिखाई देगा, तो यानी कि उसमें डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि धूल कण ज़्यादा है, तो उसका वेट अधिक होगा। जो वायु है उससे तो कम होगा, यानी कि वायु का वेट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो वेट हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा कि वेट कम रहेगा तो उसका घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, वायु। क्या लिखेंगे, वायु। क्या लिखेंगे दोस्त, वायु। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए चिमनी का धुआं है। अब नीचे देखिए और इसके आगे जो भी हैं, क्या चिमनी का धुआं से ये जो आगे दिए हैं उन सब में से किसी से लग रहा है कि भारी हो सकता है, नहीं। इन जो शहद है, जल है, चौक है, रुई है, इन लोहा है, इन सब से तो हल्का ही होगा। आप एक नॉर्मल समझ सकते हैं। इनका मान घनत्व को नहीं दिया है कि आप लगाएं इनको बढ़ते क्रम में, लेकिन हमको द्रव्यमान संबंध से लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका घनत्व अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो चिमनी का धुआं आप लिख सकते हैं दूसरे नंबर पे, चिमनी का धुआं आप लिख सकते हैं। ये क्या है, बढ़ते क्रम का चिन्ह है बीच में। अब देखिए, शहद हुआ, जल हुआ, चौक हुआ, रुई हुआ और लोहा हुआ। अब देखिए, इन सब में दोस्त आपको क्या लग रहा है कि शहद का अधिक वेट होगा, या फिर जल का होगा, या फिर रुई का होगा, या फिर चौक का, या फिर लोहा का। तो आप देखेंगे दोस्त, रुई का जो देखेंगे वो वेट जो होगा दोस्त, वो शहद और जल की अपेक्षा थोड़ा आपको कम आंकेंगे उसको। आप अपने से सोचेंगे कि रुई का वेट बहुत ही हल्का होता है। अब वाटर से तुलना करेंगे दोस्त तो उससे भी वेट कम आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रुई। क्या लिख देंगे दोस्त, रुई। अब इसका वेट देखिए, इससे ज़्यादा किसका होगा, जल का होगा। जल का और शहद का देखिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा तो दोस्त आपको जल का वेट रुई से अधिक निकलेगा, रुई से अधिक लेंगे। लेकिन शहद से जल का जो वेट है दोस्त, शहद का जो वेट आएगा जल की अपेक्षा, आप देखिएगा क्यों, क्योंकि शहद देखिए तो उसका गाढ़ापन ज़्यादा होता है, उसका वेट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब एक कंपेरिजन, एक नॉर्मल क्यों मान नहीं है दोस्त कि आप लगा सकते हैं तुरंत, आपको एक थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, जल आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, शहद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शहद आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, चौक आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, चौक आ जाएगा। और चौक के बाद सबसे ज़्यादा किसका वेट आपको देखने में लग रहा है दोस्त, लोहा। किसका लग रहा है, लोहा। यानी कि हम ये आपको क्या बताएं दोस्त कि ये जो भी दिया गया है इनका घनत्व का बढ़ते क्रम आपको बताएं। अब हमको सबको मान तो याद है नहीं दोस्त, हम क्या करेंगे, हम द्रव्यमान से संबंध करेंगे। उसका संबंध किसे संबंधित करेंगे, द्रव्यमान से। अब देखेंगे किसका द्रव्यमान अधिक है, तो हमने एक नॉर्मल व्यू से देखा द्रव्यमान इनका हमको अधिक लग रहा है, तो उसके हिसाब से हमने सजा दिया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान जिसका अधिक होगा उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और आयतन जिसका कम होगा उसका घनत्व अधिक होगा, हमने बता कर रखा। अब ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त। क्या कह रहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करें। यानी कि क्या कह रहा है दोस्त कि आपके पदार्थ की जो ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, ये हम आपको नोट्स बराबर लिखा चुके हैं। अब क्या करना है, इनको सारणीबद्ध करना है। तो इनको सारणी में बद्ध करना है, यानी कि इनको एक सारणी में आपको करना पड़ेगा। आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त, देखिएगा। आप देखिए, अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक तरफ, सारणी बनाना है। यानी सारणी बनाना मतलब एक टेबल में, टेबल फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं पदार्थ की अवस्था,
पदार्थ की अवस्था। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं विशेषताएं। इस प्रकार आप टेबल के रूप में बना लीजिएगा दोस्त। और पदार्थ की अवस्था में ये आपका कुछ ऐसे लिख दीजिएगा। ये पदार्थ की अवस्था में यहाँ पर ठोस लिख लीजिएगा। और ठोस में आप विशेषताएं लिख सकते हैं क्या क्या हैं। अब विशेषताएं लिखने का मतलब यहाँ पर क्या लिखेगा, हम आपको ये प्रश्न हम आपको खुद से करने के लिए देंगे दोस्त, क्योंकि आप इसको बखूबी हम पढ़ा चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या, उनका आकार क्या होता है, उनके आयतन क्या होता है, उनकी संपीड़ितता क्या होती है, उनके अंदर रिक्त स्थान क्या होता है। ये आपसे इस प्रकार टेबल बनाइएगा, ठोस का, द्रव का, गैस का, और तीनों में लिखिएगा कि ठोस का जो आकार क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, उनके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा है या कम है, उनके अणु एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित करते हैं या कम आकर्षित करते हैं। ये सब विशेषताएं हैं, आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो भी आपको अच्छे तरीके से नोट्स लिखा चुके हैं। इसको आप कोशिश कीजिएगा अपने से। अब आइए चलते हैं दोस्त बी में। बी देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब दृढ़ता, दृढ़ता को हमने क्या बताया था दोस्त, आपको बखूबी अच्छे तरीके से बताया। दृढ़ता मतलब कि जिसका आकार नहीं बदला जा सके। दृढ़ता का मतलब जिनके अंदर रिक्त स्थान बहुत ही कम हो। रिक्त स्थान क्या हो, बहुत ही कम हो। उनके जो कण है एक दूसरे को बखूबी अच्छे तरीके से आकर्षित करते हों, उन्हें हम दृढ़ता कहेंगे। मतलब कि अगर ठोस आप देखेंगे दोस्त तो ठोस में दृढ़ता बहुत अधिक होता है। उसी तरह द्रव में देखेंगे दृढ़ता उनके अंदर बहुत कम होता है और गैस में बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि दृढ़ता आप मतलब क्या लिखेंगे, दृढ़ता को लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनके कण के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम हो, जिनके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हों और काफ़ी मजबूत हों, ये हमारा दृढ़ता होगा। जिनके अंदर बहाव की प्रॉपर्टी न हो, यानी जिनका आकार निश्चित हो, जिनकी सीमाएं निश्चित हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, दृढ़ता कहेंगे। एक बार आप दोस्त समझ जाइएगा कि कोई वर्ड क्या कह रहा है तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जैसे दृढ़ता हो गया तो अब दृढ़ता में क्या लिखिएगा, वैसे पदार्थ जिनके रिक्त स्थान कम हो, जिनके कोणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा हो, ये आप लिखेंगे। उनका आकार एवं आकार की सीमाएं निश्चित हों, ये दृढ़ता हो गया। अब उसी तरह संपीड़ितता, संपीड़ितता वैसे पदार्थ जिनको हम दबा सकते हैं आसानी से, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोलेंगे उनके अंदर रिक्त स्थान आपको अधिक देखने को मिले। जैसे गैस हो गया, गैस में संपीड़ितता ज़्यादा होता है, द्रव में औसत रूप से होता है और ठोस में बहुत ही नगण्य होता है, कम होता है। ये हमारे संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब कि आप दो कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा है या कम, इसके बारे में आपको बताना है। ये संपीड़ितता का मतलब होता है। अब जैसे तरलता है दोस्त, तरलता क्या है, तरलता पदार्थ का वह विशेषता है दोस्त कि किसी भी पदार्थ के बहाव की प्रकृति के बारे में बताता है। तरलता क्या बताता है, हमने आपको बताया था बहाव से संबंधित है तरलता। यानी कि तरलता कहता है दोस्त कि किसी भी पदार्थ के बहाव की प्रकृति को तरलता कहा जाता है। तरलता में क्या लिखेंगे, किसी भी पदार्थ की बहाव की प्रकृति को हम तरलता कहते हैं। ठोस में तरलता बहुत ही कम, मतलब न के बराबर नगण्य होता है दोस्त। उसी तरह द्रव में देखेंगे तो औसत रूप से होता है, यानी कि मीडियम मध्यम रूप में होता है द्रव में। गैस की बात करेंगे तो गैस का बहुत अधिक होता है, यानी कि उसका बहाव बहुत तेजी से होता है दोस्त। ये हमारा तरलता हुआ। तरलता का क्या मतलब लिखेंगे दोस्त, हम आपको बता दे रहे हैं, आप समझिए और अपने से लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ तो हर एक चीज़ लिखना संभव नहीं है दोस्त। आपको अपने से जितना नोट्स चाहिए उतना हम आपको लिखा चुके हैं, पर आपको ये क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, आप अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा। और जहाँ कहीं भी आप रुक रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो पर आइएगा, देखिएगा हम क्या बोले हैं और फिर आप अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा। तरलता क्या है, किसी पदार्थ की बहाव की प्रकृति को तरलता कहते हैं। अब जैसे बर्तन में गैस का भरना, अब जैसे गैस किसी बर्तन में भर जाते हैं, क्योंकि गैस का हमने पढ़ा है दोस्तों, उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा होगा तो वो उनका अंदर बहाव अधिक होगा, उनके अंदर फैलने की कैपेसिटी अधिक होगा। और जितना से अधिक फैलने की कोशिश करेंगे या जितना अधिक फैलेंगे तो उतना ही आप देखेंगे किसी भी बर्तन को चारों तरफ से घेर लेंगे।
क्यों? क्योंकि उनके जो कण हैं काफ़ी उनके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा है। अब रिक्त स्थान ज़्यादा है तो वो जो भी बर्तन रहेगा, चाहे वो ड्रम हो या छोटा कोई भी कटोरा, कोई भी चीज़ हो, या छोटा लोटा हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें हवा भरिएगा तो उनके अंदर के जो हवा के जो गैस है दोस्त, उनके कण जो होते हैं, क्या होता है, उनके रक्त स्थान ज़्यादा होता है तो चारों तरफ से उनको भर लेंगे अंदर से। तो ये होता है गैस का भरना। अब देखिए आकार, आकार के बारे में क्या, पदार्थ के आकार, आकार क्या है, पदार्थ की किसी भी पदार्थ की वो विशेषता है जो बताता है कि पदार्थ का एक सीमा है, एक उनकी आकार। अगर किसका आकार निश्चित होता है, ठोस का आता होता है, आपका द्रव्य का होता है, गैस का नहीं होता है। ठोस का क्या होता है, आकार निश्चित होता है, उनकी सीमा निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि उनके कण के बीच जो दूरियां होती हैं, रिक्त स्थान होते हैं, बहुत कम होते हैं। यानी आकार को डिफाइन करने जाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनके कण के बीच का रिक्त स्थान बहुत ही कम हो, लगभग नगण्य के बराबर हो, उससे हम एक निश्चित आकार का निर्माण होता है उससे, जिससे हम आप ठोस के रूप में देख सकते हैं। ये हमारा आकार हो गया। अब जैसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा क्या लिखेगा, हमने क्या बताया था कि जिस भी पदार्थ के कण जितने अधिक रिक्त स्थान होगा और जितने अधिक उनके अंदर एक्सपैंड यानी फैलने की कैपेसिटी होगी, उससे हम उनके अंदर गतिज ऊर्जा अधिक देखेंगे। यानी कि गैस के कण एक दूसरे से काफ़ी स्थान, रिक्त स्थान, उनके एक कण है और दूसरा कण है, उनके बीच रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा अधिक होता है। यानी कि जब हम गतिज ऊर्जा को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब किसी भी पदार्थ के दो कणों के बीच रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा हो, उनके उसे हम यानी जो उनका जो रिक्त स्थान हो दोस्त काफ़ी ज़्यादा हो, वो किसके कारण होते हैं, गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऊष्मा दी गई होती है, उनके अंदर एक टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो अपना जो आकर्षण बल है वो पार कर गए होते हैं। आकर्षण जो बल होता है कणों के बीच में, वो पार कर गए होते हैं और वो एक्सपेंड करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। और फैलने लगते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा हो जाता है। किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण। तो ये आप इस प्रकार लिखिए। अब इससे घनत्व, अभी हमने आपको बताया कि घनत्व बराबर क्या होता है दोस्त, द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी किसी भी इकाई आयतन पर जो भी द्रव्यमान होगा उससे हम घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, आपको देखेंगे फर्स्ट ही, आप देखिएगा दोस्त, फर्स्ट ही जो है ये आपको घनत्व का डेफिनेशन है। क्या है घनत्व, क्या है डेफिनेशन है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। हम आपको क्वेश्चन को समझा सकते हैं दोस्त, एक एक कर आप सोचेंगे कि हम आपको लिखवाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे करेंगे तो सिलेबस भी डिले हो जाएगा और कंप्लीट भी नहीं होगा। हम आपको नोट्स जो है, अंदर के जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, क्रियाकलाप है, वो आपको समझा दे रहे हैं, वह खूब अच्छे तरीके से लिखा दे रहे हैं। पर प्रश्न आपको समझा दे रहे हैं, लिखना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो लिखना आप ही को पड़ेगा। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है दोस्त, बोल रहा है कारण बताएं। क्या करें, कारण बताएं। तो आइए पहला देखते हैं, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो कारण क्या है, कारण इसका है कि दो कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। बात खत्म, यही कारण है। एक कहीं आप एक लाइन में लिखेंगे कि क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच में, गैस के दो कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण पूरे बर्तन को क्या होता है, भर लेता है। ये आपका कारण हो गया। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव डालती है, जिसे हम गैसीय दबाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा अधिक होता है। आप क्या लिखेंगे, गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव डालती है। तो आप लिखेंगे क्यों दबाव डालती है, क्यों? क्योंकि गैस के कणों के अंदर गतिज ऊर्जा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि गैस के जो काइनेटिक एनर्जी, जो कण है यानी गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो गैस के कण है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अधिक होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, किसी भी बर्तन के दीवार पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, जिसे हम गैसीय दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसीय दबाव कहते हैं। अब ये तीसरा देखिए, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अब लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, अब अपने सोचिए। क्यों? क्योंकि उसके जो कण होंगे उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो काफ़ी कम होगा। जब काफ़ी कम होगा तो उसको प्रेस कीजिएगा तो वो दबेगा ही नहीं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेगा, कारण क्या बताइएगा, कि उनके जो ठोस इसलिए कहते हैं लकड़ी, क्योंकि उसके जो कण होंगे, दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत ही कम होगा, लगभग नगण्य होगा। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। चौथा देखिए, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। क्यों होना पड़ता है, हवा में हम आसानी से चला पा रहे हैं
अभी इस पे देखिए, इस पे हम क्या ला पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जो आप लकड़ी है दोस्त, उनके जो कण हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या है? एक ही कंसेप्ट है दोस्त, एक ही पर आपको घूम फिर कर सब आपको एक ही जगह पर ले आएगा। आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा जो हम आपको पढ़ाए हैं और लिख लीजिएगा, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो मुड़कर उन्हीं नोट्स, उन्हीं फैक्ट पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। क्यों होगा? क्योंकि हवा के जो कण हैं दोस्त, उनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठोस होता है। इनके कणों के रिक्त स्थान काफ़ी कम होते हैं। इस वजह से आप लकड़ी पर प्रहार करने के लिए आपको कराटे के लिए दक्ष होना पड़ेगा। आप उसको इतना बल देना पड़ेगा दोस्त कि जो लकड़ी के जो कण है दोस्त, उनके जो कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, आपको इतना बल देना पड़ेगा दोस्त, आपको प्रैक्टिस कर कर इतना बल देना पड़ेगा कि जो लकड़ी के कण हैं उनके आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इतना प्रेशर या फिर जो फोर्स होता है लकड़ी के ऊपर प्रेस कर देते हैं, यानी कि लकड़ी के ऊपर फोर्स डाल देते हैं, तो उनके लकड़ी के जो कण हैं उनके आकर्षण बल टूट जाए तो लकड़ी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और इतना बल नहीं लगा पाएंगे तो लकड़ी का क्या, आपसे कुछ भी नहीं टूट सकता। कोई भी चीज़ तोड़ेंगे दोस्त, यानी कि उसके जो कण हैं उनका जो आकर्षण बल है उसको पार करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पदार्थ, लकड़ी ही नहीं, कोई भी पदार्थ, अगर लोहे के जो कण हैं दोस्त, अगर लोहे के कण के जो आकर्षण बल है अगर उसे आप पार कर लेंगे, आपके अंदर इतना फोर्स रहेगा, उसे आप पार कर लेंगे तो आप लोहे को भी तोड़ सकते हैं या लोहे को मुड़ा सकते हैं, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पदार्थ हो। आइए चलते हैं दोस्त, चौथा समझते हैं क्या कहता है। समांतर ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या होता है दोस्त कि जो ठोस, जो समांतर जो ठोस होते हैं, ठोस का नियम होता है दोस्त, एक अपना नियम है, कोई भी ठोस पदार्थ हो उनका जो घनत्व होगा अलग जो पदार्थ होंगे, जो द्रव होंगे, जो गैस होंगे, उनसे उनका घनत्व अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद है। बर्फ जो है, बर्फ एक ठोस है लेकिन वह अपवाद है। आइए समझते हैं क्या है। कोई भी ठोस पदार्थ हो दोस्त, उसका आयतन हमेशा अन्य पदार्थ की अवस्था से अधिक होगा। क्या होगा? घनत्व, उसका घनत्व क्या होगा दोस्त? घनत्व का बात हो रहा है दोस्त। घनत्व क्या होगा? हमेशा ठोस पदार्थ जो होगा उसका घनत्व द्रव से और गैस से दोनों से अधिक होगा। लेकिन जब वहीं बर्फ का बात आता है दोस्त, जो पानी के अत्यधिक ठंड होने से बर्फ एक क्रिस्टल का रूप लेता है दोस्त, तो उनका जो घनत्व होता है वो पानी की अपेक्षा कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपवाद है। हमने अभी क्या समझा? कोई भी ठोस पदार्थ हो उसका घनत्व अधिक होता है अन्य पदार्थ की अवस्था से, लेकिन जो ही आप बर्फ बनाएंगे, पानी को जब ही बर्फ बनाएंगे तो आप जो पानी का घनत्व होता है ना दोस्त, हालांकि पानी ठोस हो गया है, पानी क्या हो गया? ठोस हो गया है। अगर नियम का अनुसरण करें, अगर हम नियम का पालन करें दोस्त, तो जो पानी से ठोस बनकर बर्फ बन रहा है तो वो बर्फ का घनत्व तो पानी से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्त कि जो पानी के जो कण होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ और हो जाता है, और जब वही बर्फ बनते हैं तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा उनके अंदर चेंजिंग आ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो बर्फ का घनत्व है वो पानी की अपेक्षा कम हो जाता है। और जब बर्फ का पानी की अपेक्षा घनत्व कम हो जाएगा दोस्त, तो पानी पर कोई भी चीज़ हो, अगर पानी से वो घनत्व कम है तो वो पानी के ऊपर तैरेगी ही। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपके शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो गया तो आप सागर में भी या कहीं भी चले जाइए, कितनी भी गहराई हो, आप डूबेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो गया है? कम हो गया है। इस वजह से आप नहीं डूबेंगे। कोई भी वस्तु हो दोस्त, अगर वहीं कहीं घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा। अब जैसे देखिए, एक इसके बियॉन्ड, इससे अलग थोड़ा हम बात कर रहे हैं दोस्त। अब जैसे आप आपको अपने ग्रह देखे होंगे दोस्त, 8 ग्रह होते हैं, जिनमें एक शनि ग्रह है दोस्त, उसका घनत्व कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि पानी के घनत्व से कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत बड़ा पानी का क्षेत्र रहेगा दोस्त, अगर उसमें शनि जो ग्रह है, सैटर्न जो प्लेनेट है, अगर उसमें रखेंगे तो सैटर्न तैरता हुआ नजर आएगा। कैसा? तैरता हुआ। क्यों? क्योंकि जो शनि, जो सैटर्न प्लेनेट है, उसका घनत्व क्या है? पानी से क्या है? कम है। तो यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा?
जब लिखेंगे इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जब हम पानी को ठोस यानी बर्फ की अवस्था में बदलते हैं तब ठोस यानी बर्फ का ध्यान दीजिएगा, बर्फ की बात हो रहा है, सभी ठोस के बारे में बात नहीं हो रहा है, बर्फ, क्योंकि बर्फ के साथ अपवाद होता है। अपवाद का मतलब कि जो नियम फॉलो हो रहा है वो बर्फ के साथ नियम फॉलो नहीं होता, ये अपवाद होता है। यानी कि बर्फ का क्या हो जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए पानी के ऊपर वह तैरता हुआ नजर आता है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली खत्म होता है दोस्त। और यहाँ पर हमने बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझा, नोट्स लिखें। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, मिलेंगे दोस्त, जहाँ पर हम क्या पदार्थ अवस्थाएं बदल सकते हैं। अभी हमने उनके भौतिक स्वरूप को समझा, उनके कण के बीच में रिक्त स्थान है, उनकी गतिज ऊर्जा कैसी है, वो अनियमित है क्या है, हमने ये समझा। अब यह हम समझेंगे कि कोई भी पदार्थ है अगर उसको हम टेम्परेचर देते हैं यानी तापमान बढ़ाते हैं, कोई भी ठोस है, द्रव है, गैस है, उनको हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं या फिर उनको हम अलग अलग प्रेशर देते हैं, दाब देते हैं, तो क्या उनका अवस्था बदल सकता है। यानी कि अगर कोई भी ठोस है उसको हम टेम्परेचर देंगे तो क्या वो द्रव में आ जाएगा, यानी द्रव को लगातार अपना ऊष्मा या तापमान देते रहें तो क्या वो गैस में बदल जाएगा। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे दोस्त, अच्छे तरीके से समझेंगे एनसीईआरटी के हर एक एक बिंदु को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।